मैं एक मुतवासित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का हूँ। मेरा नाम शहजाद है। जब मैंने बाकायदा मुलाजिमत शुरू की तो घर वालों की तवज्जो फौरन मेरी शादी की तरफ चली गई। घर में सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे। बड़ा भाई शादीशुदा, बड़ी बहन अपने घर की हो चुकी थी और दो छोटी बहनें अभी तालीम में मसरूफ थी। अब बारी मेरी थी और यूं महसूस होने लगा जैसे सब नजरें मुझ पर अटकी हों। मैंने भी हल्के अंदाज में अम्मी से कह दिया कि अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो देख लें। अम्मी ने हस्बे रिवायत एक पुराने ब्रोकर से राबिता किया जो पहले भी हमारे घर में रिश्ता लेकर आ चुका था। इसने 5 लड़कियों की तस्वीरों का एक मजमुआ होता। हर तस्वीर के पीछे मुख्तसर मालूमात दर्ज होती, नाम, उम्र, तालीम, हत्ता के वजन तक। अम्मी ने वो सब तस्वीरें मेरे कमरे में रख दी और कहा कि फुर्सत से देखकर अपनी राय दे दूं। मैंने बेज़ाहिर लापरवाही दिखाई, जैसे ये सब मेरे लिए कोई खास बात न हो। मगर जैसे ही अकेला हुआ तो बेइख्तियार तस्वीरों की तरफ खींचा चला गया। एक तस्वीर को गौर से देखने लगा, मगर एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग महसूस हुआ। वो सादा मगर पुरकशिश था, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कुराहट। उसका नाम लाइबा था। ना जाने क्यों दिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसी को चुन लिया। मैंने इसकी तस्वीर अलग रख दी और अगली सुबह अम्मी को अपनी पसंद बता दी। उसके बाद जैसे मेरी दुनिया बदलने लगी। दफ्तर में बैठा होता तो काम के कागजात से ज्यादा इस तस्वीर पर नजर रहती। मैंने इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली थी और हर थोड़ी देर बाद उसे देख लेता। उसके चेहरे की हर नक्श को जहन में महफूज करने की कोशिश करता। कभी आंखों की खामोशी, कभी होठों की हल्की सी मुस्कुराहट। मुझे यूं लगने लगा जैसे वो तस्वीर मुझसे बातें कर रही हो, जैसे वो मेरे ख्यालात में जिंदा हो गई हो। मैं बार बार सोचता कि हकीकत में वो कैसी होगी। क्या इसकी मुस्कुराहट वैसी ही होगी जैसी तस्वीर में है? इसकी आवाज कैसी होगी? क्या वो नरम लहजे में बात करने वाली होगी या कमगो? इन सवालों ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। यह खुशगवार बेचैनी जिसमें उम्मीद भी थी और हल्की सी घबराहट भी। घर वापस आया तो अम्मी ने इसके घर वालों के बारे में मजीद मालूमात बताए। हर बात सुनकर दिल को तसल्ली हो गई थी। लड़की समझदार है, मिजाज में नरमी है, घराने वाले भी मजहब और सादा लोग हैं। यूं लगा जैसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रहा हो। चंद दिन बाद उनकी तरफ से बुलाने का पैगाम आया। हम मुकर्ररा दिन इनके घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला एक अजीब सा सुकून दिल में उतर गया। माहौल निहायत पुरसुकून और खुशगवार था। हर चेहरे पर खुलूस भरी मुस्कुराहट थी। हंसी मजाक, नरम गुफ्तगू और अपनायत ने फौरन अजनबियत को ख़त्म कर दिया। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी के कुछ फैसले हम नहीं करते, बल्कि वो खुद हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। और फिर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मैंने जान लिया कि तस्वीर सिर्फ एक झलक थी। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। और इसी लम्हे मेरे दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ। शायद मोहब्बत देखने से नहीं, महसूस करने से शुरू होती है। चंद दिनों के अंदर ही तमाम बातें तय पा गई। जब मैंने इसे पहली बार सामने देखा तो दिल ने बगैर किसी सोच के इसे कबूल कर लिया। इसकी सादगी में एक अजीब सा हुस्न था और अंदाज में एक ऐसा वक़ार जो फौरन दिल को भा गया। हमारे घर वालों को भी सब कुछ मुनासिब लगा। उनका घराना छोटा मगर सुलझा हुआ था। वालिदैन और 2 बहन भाई, सबके चेहरों पर खुलूस नुमाया था। शादी के रसूमात भी निहायत सादगी से अदा हुए। ना कोई गैर जरूरी दिखावा, ना बोझल रस्में। उन्होंने अपनी मोहब्बत के तौर पर थोड़ा सा सोना दिया और हमने भी किसी चीज का तकाजा ना किया। निकाह हुआ, एक मुख्तसर सा वलीमा रखा गया और यूं वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, एक नए सफर के साथ ही। इब्तिदाई दिन आम शादीशुदा जिंदगी जैसे ही थे, मगर इनमें एक ताजगी थी, एक नयापन। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे की आदतों को जान रहे थे। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि खुद एतमाद भी है। इसके अंदाज में झिझक कम और अपनायत ज्यादा थी, जैसे वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी हो। पहली रात इसका रवैया मेरे लिए थोड़ा मुख्तलिफ था। वो वैसी नहीं थी जैसे कहानियों या दूसरों की बातों में सुनने को मिलता है। इसमें झिझक के बजाय एक अजीब सी आसानी थी, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो।
एक लम्हे को मुझे हैरत हुई, मगर इसमें कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। मैंने सोचा कि हर इंसान का अंदाज अलग होता है और शायद यही इसकी फितरत है, साफ दिल, बेसाख्ता और सच्ची। शुरू के दिनों में वक्त जैसे थम सा गया था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और हम ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारते, कभी बातों में, कभी हंसी मजाक में, कभी खामोशी में भी एक अजीब सी राहत होती। वो मेरी बातों को अहमियत देती, मेरा साथ देती और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती। इसकी आंखों में एक अपनायत थी और मेरे दिल में इसके लिए एक नरम सा एहसास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। हम दोनों की जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिशें या खैर हकीकी तौक़ात नहीं थी। मैं एक सादा सा इंसान था और वो भी जिंदगी को सादगी से जीने वाली लगती थी। ना मुझे किसी ख्वाबों की दुनिया चाहिए थी, ना इसे किसी दिखावे की तलब थी। हम बस एक दूसरे की मौजूदगी में मुतमईन थे और यही हमारे लिए काफी था। हाँ, ये कमी जरूर थी, मैं इसे कहीं बाहर किसी खास जगह पर ले जाने के काबिल नहीं था। माली हालात इतने मजबूत नहीं थे कि हनीमून जैसे ख्वाब पूरे कर सको। मैंने दिल ही दिल में इस बात का बोझ महसूस किया, मगर हैरत तब हुई जब इसने खुद मुस्कुराकर कहा कि इसे किसी महंगे सफर की जरूरत नहीं। इसके लिए असल खुशी यही है कि हम एक साथ हैं, एक ही छत के नीचे, एक दूसरे के करीब। इसकी यह बात सुनकर मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी की खूबसूरती बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि इन्हीं सादा लम्हों में छुपी होती है, जहां दो लोग बगैर किसी शर्त के एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। शादी के बाद के दिन अपनी एक अलग ही रफ्तार से गुजर रहे थे। एक दिन वह हंसते हुए कहने लगी कि हमें कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है, अगर हनीमून भी होगा तो हम वही गुजारेंगे जहां असल सुकून है, अपने कमरे में। इसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे को चौंक गया। इसका अंदाज कभी कभी इतना बेसाख्ता और खुला होता था कि मैं समझ नहीं पाता था कि ये इसकी मासूमियत है या बेबाकी। वो ऐसी बातें कर देती थी जो अमूमन मर्द मजाक में कह देते हैं और सुनने वाले को झिझक में डाल देते हैं। कई बार इसकी बातों पर मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती, मगर फिर दिल ये भी कहता कि कम से कम वो इस रिश्ते को संजीदगी से ले रही है और मेरे करीब रहना चाहती है। एक दिन वो कमरे में आई, थोड़ी सी खफकी के साथ बोली कि आपकी अम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे बर्तन रख दिए हैं, अब ये सब मुझे ही धोने पड़ेंगे। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ये सब काम निपटा दो तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। इसकी आंखों में फौरन चमक आ गई। कैसा सरप्राइज? मैंने कहा, मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, चौक तक चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ और मांगूं तो? मैंने बेफिक्री में कह दिया, हाँ जो चाहो मांग लो। मुझे लगा वो शायद कोई महंगी चीज या कोई खास ख्वाहिश जाहिर करेगी, मगर वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और मेरे कान में कुछ ऐसा कहा कि मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। इसकी ख्वाहिश कोई मादी चीज नहीं थी, बल्कि सिर्फ मेरा वक्त और तवज्जो थी। बात सादा थी, मगर अंदाज इतना बेसाख्ता कि मैं हैरान रह गया। इसके बाद जैसे ये खामोश सा उसूल बन गया, जब भी घर के कामों का बोझ इस पर ज्यादा पड़ता या वो खुद को थका हुआ महसूस करती, तो वो इसी सरप्राइज का जिक्र करती। यानी कुछ वक्त सिर्फ मेरे साथ, सुकून से, बगैर किसी ख्याल के। इसे मेरे साथ बैठना, बातें करना, करीब रहना सबसे ज्यादा पसंद था। मगर यहाँ से मेरे अंदर एक अजीब से कश्मकश शुरू हो गई। घर का माहौल महदूद था, छोटे छोटे कमरे, दीवारें इतनी पतली कि आवाजें एक कमरे से दूसरे में चली जाती। ऊपर से दो जवान बहनें घर में मौजूद थी, जिनके सामने हर वक्त कमरे में बंद रहना भी मुनासिब नहीं लगता था। मैं ना तो इसे नजरअंदाज कर सकता था, ना ही हर वक्त इसकी ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए आसान था। कई बार ऐसा होता कि मैं बाहर जाने लगता तो वो किसी न किसी बहाने मुझे रोक लेती। इसकी ख्वाहिश में शिद्दत थी और मेरे हालात में पाबंदियां। मैं अक्सर हैरान होकर सोचता कि शायद इसने इस रिश्ते को बहुत गहराई से महसूस किया है, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी भी चीज की ज्यादती, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, इंसान को उलझन में डाल देती है। तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि शादी सिर्फ करीब आने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के हुदूद, हालात और जिम्मेदारियों को समझने का भी नाम है। अगर तवाज़ुन ना हो तो खूबसूरत से खूबसूरत एहसास भी बोझ बनने लगते हैं। शादी के इब्तिदाई दिन जैसे ही यह खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजरे थे, मगर जैसे ही मेरी छुट्टियां खत्म हुई
जिंदगी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मेरी रोजेमर्रा की मसरूफियात बढ़ चुकी थी। सुबह जल्दी दफ्तर जाना और रात गए थका हारा वापस आना। जिस्मानी थकन के साथ जहनी दबाव भी साथ होता और घर आकर सिर्फ सुकून और आराम की ख्वाहिश रहती। मगर इसके बरअक्स वो मेरा इंतजार करती, सिर्फ मेरी मौजूदगी के लिए नहीं बल्कि मेरे वक्त और तवज्जो के लिए। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता इसकी आंखों में ये उम्मीद झलकने लगती। वो चाहती थी कि मैं इसके साथ बैठूं, बातें करूं, इसकी दुनिया का हिस्सा बनूं। लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी होती कि मुझे बिस्तर के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। एक रात में दफ्तर के कागजात और फाइलों के साथ घर आया। जहन बोझल था और जिस्म जवाब दे रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो वो आहिस्ता से मेरे पीछे आई। हाथ में चाय का कप लिए इसने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे मेरी थकन को महसूस कर रही हो। मैंने आंखें बामुश्किल खोली और सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वो भी खामोशी से मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने मध्यम आवाज में कहा, आज बस सोना है, बहुत थक गया हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई, बस थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर सो जाना। मैंने सर हिला दिया, मगर दिल और जिस्म दोनों इस वक्त किसी और चीज के लिए तैयार नहीं थे। वो कभी मेरे हाथ से चाय का घूंट लेने लगती, कभी हल्के से मुझे छेड़ देती, कभी टीवी ऑन करके कोई हल्की फुल्की फिल्म लगा देती ताकि मैं हंस सकूं। इसकी हर कोशिश में मोहब्बत थी, मगर इस लम्हे मेरे लिए वो सब एक इम्तिहान बन गया था। मैं खामोश बैठा इसे देखता रहा। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इन लम्हों को जीना चाहती हो, और मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि मेरे पास इसके लिए वो तवन्नाई नहीं थी जो वो मुझसे मांग रही थी। ये एक ऐसी कैफियत थी जैसे मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता था। दिन भर की थकन के बाद जब इंसान को सुकून चाहिए होता है और इसके बदले मुसलसल तवज्जो का तकाजा हो, तो दिल उलझन में पड़ जाता है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहता था, मगर खुद को भी नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये कश्मकश मेरे अंदर बोझ बनने लगी। वो मुझे देखते ही जैसे ये एक ही ख्वाहिश में खो जाती कि मैं इसके साथ वक्त गुजारूं, इसी लम्हे इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाऊं। कई बार तो ऐसा लगता कि वो मेरे आराम, मेरी थकन, सब कुछ भूल जाती है। मैं खाना भी सुकून से नहीं खा पाता था और वह चाहती थी कि मैं फौरन इसके साथ बैठ जाऊं। एक शाम जब मैं घर आया तो कमरे का माहौल पहले से मुख्तलिफ था। हवा में ये खामोशी सा तनाव था। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, मगर इसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने बैग रखा, कुछ कागजात निकाले और बिस्तर की तरफ झुका, मगर वो फौरन मेरे करीब आ गई। इसने आहिस्ता से मेरा कंधा थामा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने थके हुए लहजे में कहा, देखो, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मैं वाकई बहुत थक जाता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए। ये कहते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि समझ की कमी है। और अगर हमने एक दूसरे को समझना ना सीखा तो यही खूबसूरत रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बोझ बन जाएगा। इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि अब खामोश रहने के बजाय बात करना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात रिश्ते को बचाने के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि तवाज़ुन ज़्यादा अहम होता है। मैंने एक दिन हिम्मत जमा करके बात को किसी तरतीब में लाने की कोशिश की। नरम मगर संजीदा लहजे में इसे समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन पैदा करना होगा। मैंने कहा, देखो, हम ऐसा करते हैं कि हफ्ते में एक दिन खास तौर पर अपने लिए मुकर्रर कर लेते हैं। इतवार की मेरी छुट्टी होती है। उस दिन मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, सुकून से, बगैर किसी जल्दी के, जैसे तुम चाहती हो। बाकी दिनों में दफ्तर का दबाव होता है, इसलिए थोड़ा सा फासला और बर्दाश्त जरूरी है। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रही, मगर इसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी रही, जैसे वो मेरे हर लफ्ज का मतलब तलाश कर रही हो। अचानक इसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो खदरे तेज लहजे में बोली, हफ्ते में एक दिन, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। इसके अल्फाज में दुख भी था और गुस्सा भी। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि दुनिया में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जहां मियाँ बीवी हर वक्त साथ नहीं रह सकती। कुछ लोग तो महीने दूर रहते हैं मगर फिर भी रिश्ता निभाते हैं। मगर इसके लिए ये बातें बेमानी थी। वो मेरे करीब आई। इसकी आवाज धीमी थी मगर शिद्दत से भरी हुई।
میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں، نہ کہ مجھے فاصلے کی عادت ڈالیں۔ اگر یہی سب ہونا تھا تو میں کسی ایسے شخص سے کیوں بنتی جو میرے پاس ہوتے ہوئے بھی دور ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں اندر ہی اندر الجھ گیا۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں ایک ہی رشتے کو دو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا اور وہ جذبات کی شدت میں ڈوبی ہوئی۔ یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہمارے درمیان ایک مستقل کشمکش بن گئی۔ کبھی وہ اپنی بات منوانے پر اصرار کرتی، کبھی میں تھکن کے آگے ہار کر مان جاتا اور کبھی معمولی سی بات بحث میں بدل جاتی۔ ایک دن میں نے اسے صوفے پر خاموش بیٹھے دیکھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور نرمی سے کہا، اور بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آپ میری قدر نہیں کرتے، آپ میری ضرورت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی یہ ضد دراصل اس کی محبت کا ایک بے قابو اظہار ہے، مگر اس وقت ماحول اتنا دباؤ والا تھا کہ کوئی بھی لفظ درست جگہ پر نہیں بیٹھ رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، پردے بند تھے اور ایک گھٹن سے فضا ہم دونوں کے درمیان حائل تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پھر میں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک توازن میں لانا ہوگا، مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی، آپ مجھے ٹالتے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا، دل میں یہی سوچتا کہ کیسے یہ رشتہ جو چند دن پہلے تک خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اب روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی تلخیوں میں الجھتا جا رہا ہے۔ اسی الجھن میں ایک دن اپنے بچپن کے دوست سے ملا۔ ہم دونوں پارک میں درختوں کے سائے تلے بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ارد گرد بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ میں نے کھل کر سب کچھ نہیں بتایا، بس اشاروں میں اپنی کیفیت بیان کی، مگر وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یار تو خوش قسمت ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی صرف ایک چیز کا نام نہیں ہوتی، میرے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بہنوں کی فکر ہے، ماں باپ کے خواب ہیں، مجھے سب کچھ سنبھالنا ہے۔ میں نے اسے اپنی تھکن، اپنی پریشانی اور اپنے اندر کے بوجھ کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، مسئلہ تمہاری بیوی نہیں، مسئلہ تم دونوں کے درمیان سمجھ کا ہے۔ وہ تمہیں چاہتی ہے اپنے طریقے سے اور تم اسے اپنی حدود میں رکھنا چاہتے ہو اپنے طریقے سے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کہیں اتر گئی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شاید میں صرف اپنی تھکن دیکھ رہا ہوں، اس کی تنہائی نہیں، اور وہ صرف اپنی خواہش دیکھ رہی ہے، میری ذمہ داریاں نہیں۔ اسی لمحے مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتا بلکہ سمجھ، برداشت اور توازن سے چلتا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ سیکھا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جائیں گے۔ اس شام جب میں گھر واپس آیا تو کمرے کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی اس کی آنکھوں کی ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ ہم دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑے رہے، جیسے الفاظ بھی ہمارے درمیان آنے سے گھبرا رہے ہو، مگر پھر وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور بات تکرار میں بدل گئی۔ اچانک اس نے غصے میں کہا، پھر میں کیا کروں، کسی اور کے پاس چلی جاؤں؟ اس جملے نے جیسے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ مجھے شدید ناگوار گزرا۔ میں نے فوراً کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے لہجے میں سختی آ گئی تھی اور شاید وہی سختی بات کو مزید بڑھا گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، نظریں جھکی نہیں اور بحث لمبی ہوتی چلی گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بس ایک کام سے لڑائی ہے، کچھ دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے اکثر ہوتا ہے، مگر وہ میری توقع کے برعکس نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی نرم پڑ گئی، آہستہ سے سوری کہا۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی ندامت تھی اور آنکھوں میں نمی۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اتنی جلدی اپنی غلطی مان لے۔ پھر وہ خاموش ہو کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور باہر آسمان کو دیکھنے لگی، جیسے اپنے اندر کے شور کو کہیں دور چھوڑنا چاہتی ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل میں سوچا کہ یہ لڑکی واقعی الگ ہے، اس کے احساسات بھی گہرے ہوئے اور اس کا انداز بھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ناراضی زیادہ دیر نہیں چلے گی، وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سب کچھ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے۔
चंद दिन गुजरे तो मेरे दिल में भी नरमी आने लगी। मैं चाहता था कि इससे बात करूं, इसके करीब जाऊं, इसे गले लगाऊं, मगर इस बार सब कुछ मुख्तलिफ था। वो मुझसे दूर रहने लगी थी, ना वो पहले की तरह खुद से करीब आती, ना ही इसने दोबारा कोई बात छेड़ी। हत्ता कि जब मैंने खुद माजरत की तब भी इसका रद्द अमल सर्द सा था। इसने बस ठीक है कहा, मगर मेरे करीब आने के बजाय और दूर हो गई। रातों को वो देर तक जागती रहती, हाथ में फोन लिए अपनी ही दुनिया में गुम। मैं इसे देखता तो महसूस होता कि इसकी आंखें कहीं खाली खला में खोई हुई है और चेहरे पर अजीब सी थकन और संजीदगी छाई हुई है। ये वो लड़की नहीं थी जो हर लम्हा मेरे करीब रहना चाहती थी। अब जैसे इसने खुद को पीछे खींच लिया था। सुबह जब मैं घर से निकलता तो वो भी कुछ देर बाद कहीं चली जाती। पूछने पर कहती कि अपनी सहेली के पास जा रही है और वहां से कभी मैसेज कभी वीडियो कॉल करके यकीन दिलाती कि वो वही है। मगर इस सब के बावजूद इसका रवैया मेरे साथ वैसा नहीं रहा था। इसकी मौजूदगी तो थी, मगर वो अपनायत नहीं थी जो पहले हर लम्हे महसूस होती थी। मैं अंदर ही अंदर उलझता जा रहा था। ये वही लड़की थी जो मेरे बगैर एक लम्हा नहीं रह पाती थी और अब वही मुझसे दूरी इख्तियार कर रही थी। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूं। इसने भी इब्तिदा में मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बना दिया था, मगर अब अचानक जैसे सब कुछ बदल गया था। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। इसकी यह खामोश, ये फासला मेरे दिल पर बोझ बनता जा रहा था। हर गुजरता लम्हा मुझे ये ही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद मसला सिर्फ हालात का नहीं, बल्कि हम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा टूट गया है जिसे हमने बर वक्त समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं इसी कश्मकश में घिरा रह गया कि आया वाकई कोई ठोस वजह है या ये सब इसके अंदर की बदलती हुई कैफियत का असर है। पहले जहां वो मेरी एक झलक के लिए बेकरार रहती थी, अब जब भी मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता वो किसी न किसी बहाने से खुद को पीछे खींच लेती। इसका ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले फहम बनता जा रहा था। हर बार जब मैं कदम बढ़ाता वो एक नई दीवार खड़ी कर देती और मेरी हर कोशिश अधूरी रह जाती। आखिरकार मैंने खुद ही हार मान ली और एक दिन दिल से इसे माफी मांग ली। मैंने सच्चे दिल से कहा कि शायद गलती मेरी ही थी, मगर इसके बावजूद इसका रवैया मुकम्मल तौर पर पहले जैसा ना हो सका। इसकी शख्सियत में एक वाज़ा तब्दीली आ चुकी थी, ऐसी तब्दीली जो सिर्फ नाराजी नहीं बल्कि किसी गहरे अंदरूनी फैसले की अक्कासी कर रही थी। ये सब देखकर मेरे दिल में शक ने जन्म लिया। एक लम्हे को ख्याल आया कि कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। इसी बेचैनी में एक दिन मैंने इसका फोन चेक कर लिया। पैगामात, कॉल्स, सोशल मीडिया, हर चीज बारीकी से देखी, मगर कहीं कोई ऐसी बात न मिली जो मेरे शक को तकवीत देती। सब कुछ साफ था, मामूल के मुताबिक। मैं मजीद उलझ गया। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर ये रवैया क्यों बदला। वो ख्वाहिश, वो शिद्दत जो पहले इसमें थी, वो अचानक कहाँ चली गई। फिर एक और ख्याल आया, क्या यही तो मैं नहीं चाहता था कि वो अपने जज्बात पर काबू पाए, मुझे थोड़ा सा सांस लेने का मौका दे। मगर अब जब वो वैसी हो गई थी तो मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा था। इस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया। शायद मसला इसके बदलने का नहीं था, मसला मेरे अंदर के खालीपन का था, जिसे मैं अब महसूस करने लगा था। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, सब मामूल के मुताबिक है, मगर हकीकत ये थी कि इसकी गैर मौजूदगी अब मुझे खुलने लगी थी। वो अक्सर अपने मैके जाने का कहकर घर से निकल जाती और कई कई घंटे वापस ना आती। शुरू में मैंने इसे मामूल समझा, मगर जब ये रोज का सिलसिला बन गया तो दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों और पड़ोसियों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग मुझे ही समझाने लगे कि शायद हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो घर से दूर रहती है। मैं सबको यही कहता कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर मेरे अपने दिल में सवालों का तूफान बरपा था। आखिर एक दिन मैंने खुद ही इसके घर जाने का फैसला किया ताकि इसके वालिदैन से बात कर सकूं, मगर वहां जाकर जो सुना, इसने मेरा कदमों तले से जमीन खींच ली। वो कई हफ्तों से वहां गई ही नहीं थी। ये सुनकर मेरी परेशानी खौफ में बदल गई। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि हकीकत खुद जानो। अगले दिन मैंने खामोशी से इसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने बहन के सामने मामूल के मुताबिक घर से निकलने का बहाना बनाया, मगर असल में वही कहीं रुक गया।
कुछ देर बाद वो घर से निकली, बेखबर इस बात से कि मैं इसके पीछे हूँ। मैं फासले से इसके कदमों के साथ चलता रहा। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हर कदम के साथ एक नई हकीकत सामने आने का अंदेशा बढ़ रहा था और मैं खुद को इस लम्हे के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद शायद मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। मैं फासले से इसके कदमों का पीछा करते हुए यही देख रहा था कि वो आखिर कहाँ जा रही है। वो इसी मोहल्ले की तरफ मुड़ी जहाँ इसके वालिदैन का घर था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो सीधा अपने घर की तरफ ना जाकर एक दूसरी गली में मुड़ गई। मैं रुककर गौर से देखने लगा तो मालूम हुआ कि वो एक ब्यूटी पार्लर के सामने जाकर ठहर गई और अंदर दाखिल हो गई। एक लम्हे को मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वाकई वो सिर्फ तैयार होने या किसी आम काम के लिए आई हो, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल फिर भी चुपता रहा। अगर ऐसी ही है तो फिर इसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों, झूठ क्यों बोला। अगले दिन मैंने दोबारा इसका पीछा किया और वो फिर इसी जगह गई, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। न इसके चेहरे पर कोई खास मेकअप था, न वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी इलाज या खूबसूरती के काम के लिए आई हो। मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं पार्लर के करीब ही खड़ा हो गया, जैसे खुद को हकीकत के करीब लाना चाहता हूँ। वही दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे और इनकी गुफ्तगू मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। वो इस जगह के बारे में अजीब अंदाज में बात कर रहे थे कि यहाँ सिर्फ आम सर्विस नहीं होती, बल्कि ऐसे मामलात भी होते हैं जहाँ लोग अपने ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए आते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें। इनकी बातों में एक ऐसा इशारा था जिसने मेरे दिल को जैसे जकड़ लिया। मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। दिमाग में जैसे एक साथ कई ख्याल टकरा गए। जो कुछ मैं सुन रहा था वो मानने के काबिल नहीं था, मगर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। दिल ने फौरन एक सख्त नतीजा निकाल लिया, मगर इसी के साथ एक और आवाज भी उभरी। क्या मैं सिर्फ सनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहा हूँ? क्या मैंने हकीकत को अपनी आंखों से देखा है या बस खौफ और शक ने मुझे इस नहज पर ला खड़ा किया है? मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ बेबसी और कहीं ना कहीं दिल के अंदर वही रिश्ता भी था जिसे मैं बचाना चाहता था। मैंने खुद से कहा कि अगर वाकई कुछ गलत हो रहा है तो इसे ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, मगर यह भी तय किया कि बगैर मुकम्मल हकीकत जाने कोई फैसला नहीं करूंगा। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर इस सब के बीच एक नया अज़म पैदा हो रहा था कि मैं जल्दबाजी में टूटने के बजाय सच्चाई को सामने लाकर ही कोई कदम उठाऊंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि इंसान शक और हकीकत के दरमियान फ़र्क कर सके। मेरे अंदर जैसे एक तूफान आमिर रहा था, मगर इसी हंगामे के बीच एक सख्त अज़म भी जन्म ले चुका था। अब मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं था। मैंने खुद से फैसला कर लिया कि आज इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। रात को जब वो वापस आई तो कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और बाहर से आती हवा दरवाजे की शीशों से सरसराहट पैदा कर रही थी। इसके चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सी बेकरारी भी नजर आ रही थी, मगर मेरे दिल में अब सिर्फ सवाल थे। मैंने इसे गौर से देखा और सीधा पूछा, कहाँ गई थी तुम? वो बगैर रुके बोली, अम्मी के पास गई थी। इसके लहजे में इतना एतमाद था कि जैसे वो सच ही कह रही हो, मगर मैं जान चुका था कि ये एक साफ झूठ है। मैंने दोबारा पूछा, इस बार जरा सख्ती से, सच बताओ कहाँ गई थी? मगर इसने वही जवाब दोहराया। इसकी आंखें मेरी आंखों में थी और होठों पर एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अपनी बात पर कायम रहने के लिए खुद को मजबूत बना चुकी हो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बात अब सिर्फ शक या नाराजगी तक महदूद नहीं रही, बल्कि सच और झूठ के बीच एक वाज़ा लकीर खींच चुकी है। मैंने गहरी सांस ली और आखिरी बार कहा, देखो अब भी वक्त है, सच बता दो। मगर इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, जैसे इसे यकीन हो कि वो बच जाएगी। तब मैंने इसे वो सब बता दिया जो मैं जान चुका था, वक्त, जगह, हर तफसील। इसकी आंखों में पहली बार हल्की सी घबराहट उभरी, मगर वो अब भी इनकार पर कायम रही। मेरे अंदर का जब्त टूटने लगा, गुस्सा और दुख एक साथ उभर आए। मैंने सख्त लहजे में कहा कि ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसी कश्मकश में मेरा हाथ उठा और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। जैसे वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और रोने लगी, मुझे खुद अपनी हरकत की शिद्दत का एहसास हुआ। गुस्सा अभी भी था, मगर इसके साथ एक गहरा पछतावा भी शामिल हो चुका था। वो रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? आप मुझे वक्त नहीं देते, मेरी जरूरतों को समझते ही नहीं। इसकी आवाज में दर्द था, शिकायत थी और एक टूटा हुआ एतमाद भी।
मैंने गुस्से में कहा, ये कैसी जरूरतें हैं? हर चीज की हद होती है। मगर इसके अगले अल्फाज ने मुझे खामोश कर दिया। अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे इस तरफ ढकेला है। आप खुद ही मुझसे दूर हो गए थे। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये मामला सिर्फ इसकी गलती या मेरी थकन का नहीं, बल्कि हम दोनों की कमजोरियों का नतीजा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? और जब मैंने एलर्जी का जिक्र किया तो वो एकदम संभल ना सकी। इसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई और वो रोते हुए तकरीबन बेहाल हो गई। इसी लम्हे मेरे अंदर का गुस्सा जैसे अचानक थम गया। मैंने फौरन आगे बढ़कर इसे संभाला। पहली बार मुझे लगा कि हम दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वापसी आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं, अगर हम सच का सामना करने की हिम्मत रखें। इस रात मुझे ये सब समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं बचते, बल्कि वक्त, समझ और बर्दाश्त मांगते हैं। और अगर ये तीनों ना हो तो इंसान गलत रास्तों की तरफ मुड़ने लगता है, चाहे वो चाहकर भी ना चाहे। मैंने फौरन इसे संभाला, पानी पिलाया और जल्दी से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले गया। रास्ते भर वो रोती रही, इसकी सुसुकियां जैसे मेरे दिल पर पड़ रही थी और मैं खामोश इसका हाथ थामे बैठा रहा। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि हम दोनों कहाँ से कहाँ आ पहुंचे हैं और ये सब सिर्फ गलत फहमियों, खामोशियों और अधूरे जुमलों का नतीजा है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने इसे चेकअप किया। कुछ देर बाद इसकी हालत संभलने लगी, मगर इसकी आंखों में वही खौफ और शर्मिंदगी बाकी थी। मैं इसके पास बैठा इसे देखता रहा। दिल में बार बार यही ख्याल आता कि अगर हमने वक्त पर एक दूसरे को समझ लिया होता तो शायद बात यहाँ तक ना पहुंचती। मैंने नरमी से इसे तसल्ली दी, कहा कि अब सब कुछ ठीक करेंगे, मैं इसके साथ हूँ। मगर वो सर झुकाए रोती रही, कभी मेरा हाथ थाम लेती और कभी जैसे खुद ही पीछे हट जाती, जैसे अपने ही एहसास से लड़ रही हो। घर वापस आया तो दिल की बेचैनी और बढ़ गई। रात भर नींद आंखों से दूर रही और मैं एक ही सवाल में उलझा रहा कि आखिर ये सब किस मोड़ पर आकर रुक गया है। मैंने खुद को टटोलना शुरू किया। क्या वाकई मैंने इसे इतना अकेला छोड़ दिया था कि वो खुद को संभाल ना सकी? और अगर ऐसा है तो अब क्या मैं फिर से सब कुछ संभाल सकता हूँ? इन्हीं सोचों में मैंने अपने दिल से एक वादा किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहूंगा। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा, बल्कि इसे अपने करीब लाकर इस रिश्ते को एक नई सीमत देने की कोशिश करूंगा। मैंने तय किया कि इस बार सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि समझ, वक्त और सब्र के साथ इसका साथ दूंगा। रात की खामोशी में बैठा मैंने पहली बार संजीदगी से सोचा कि रिश्ता सिर्फ ख्वाहिश या ज़रूरत का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, बर्दाश्त और रहनुमाई का भी नाम है। अगर मैं इसकी गलतियों को सिर्फ सजा की नज़र से देखूंगा तो वह और दूर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, इसका हाथ थामूं, तो शायद वो खुद भी समझ जाए। मैंने अपने अंदर एक नया हौसला महसूस किया। एक ऐसा हौसला जो गुस्से से नहीं बल्कि एहसास, जिम्मेदारी से पैदा होता है। इस पूरी रात में मैंने अपने माजी के हर लम्हे को याद किया। कहाँ मैंने खामोशी इख्तियार की, कहाँ इसे नज़रअंदाज किया और कहाँ वो मुझे समझ ना सकी। तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ने ही इस रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया था। मैंने खुद से कहा कि अब ये मौका आखिरी है, या तो हम इसे संभाल लेंगे या हमेशा के लिए खो देंगे। रात के आखिरी पहर मैंने गहरी सांस ली और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। मैं इसे इल्ज़ाम देने की बजाय इसका सहारा बनूंगा, इसके साथ खड़ा रहूंगा और इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे अंधेरे से बाहर निकालूंगा जिसमें वो खुद भी शायद खो गई है। मैं जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर यह भी यकीन था कि अगर नीयत सच्ची हो और हौसला कायम रहे तो बिखरे हुए रिश्ते भी दोबारा जुड़ सकते हैं। इसे यकीन के साथ मैंने आंखें बंद की और दिल में एक आखिरी दुआ की कि आने वाला दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आए, जहां हम दोनों माजी की गलतियों को पीछे छोड़कर सुकून और सच्चाई के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और शायद इसी लम्हे से हमारी कहानी का असल मोड़ शुरू होने वाला था। अगला दिन भी आया, मगर अल्फाज कम थे और खामोशियां ज्यादा, जैसे सब कुछ बदलकर भी वैसा ही रह गया हो। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी, मगर अंदर एक खलश मुसलसल मौजूद थी। मैं जानता था कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं जहां एक झटके में सब खत्म हो जाए। मैं इसे छोड़ नहीं सकता था, ना ही छोड़ना चाहता था। अभी तो हमारी जिंदगी का आगाज ही हुआ था और वो अपनी गलती पर नादिम भी था। मैं बार बार सोचता कि अब क्या करूं, किस तरह इस बिगड़े हुए रिश्ते को संभालूं। हर तरफ उलझन थी,
मगर इसी बेचैनी में एक दिन इंटरनेट पर कुछ पढ़ने को मिला। वो कोई आम तहरीर नहीं थी, बल्कि जैसे मेरे दिल के सवाल का सीधा जवाब हो। मैंने इसे बार बार पढ़ा और पहली बार लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे हम अपनी जिंदगी को दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैंने फैसला किया कि इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए। शुरू में वो बिल्कुल तैयार नहीं हुई। इसने नाराजगी से कहा, क्या आप मुझे पागल समझते हैं? इसके लहजे में दुख भी था और खौफ भी। मगर इस बार मैंने जल्दी या सख्ती नहीं की, बल्कि सब्र से इसे समझाया कि ये पागलपन नहीं, बल्कि एक कैफियत है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है। मैंने इसे यकीन दिलाया कि यह कदम सिर्फ इसके लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी जरूरी है। काफी देर की खामोशी के बाद इसने आहिस्ता से हामी भर ली और हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर के क्लिनिक का माहौल अजीब हद तक पुरसुकून था। मध्यम रोशनी, साफ सुथरा कमरा और एक ऐसा सुकून जो अंदर के शोर को कुछ देर के लिए थाम लेता है। हम दोनों अलग अलग सोफों पर बैठ गए। डॉक्टर ने पहले मुझे अलग बुलाकर बात की, मेरी बात गौर से सुने, हालात को समझने की कोशिश की। फिर वो इसके पास गए और इससे तन्हाई में गुफ्तगू की। मैं दूर बैठा इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी, मगर इसने हिम्मत करके सब कुछ सच सच बयान कर दिया। इस लम्हे मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। कभी इस पर तरस आता, कभी हैरत होती कि ये सब हमारे दरमियान कैसे आ गया। फिर डॉक्टर ने हम दोनों को एक साथ बिठाया और सवाल जवाब शुरू किए। हर सवाल जैसे हमारे रिश्ते की तह तक जा रहा था। वो भी अपने दिल की बात कह रही थी और मैं भी पहली बार खुलकर सब कुछ बयान कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक दबाव भी छुपा हुआ था, जैसे हम दोनों किसी अहम फैसले के दिहाने पर खड़े हों। डॉक्टर कभी नोटिस बनाते, कभी हमें गौर से देखते और कभी किसी बात पर रुककर वजाहत मांगते। आखिर में उन्होंने कहा, आप दोनों जा सकते हैं, अभी के लिए इतना काफी है। हम उठकर बाहर आ गए, मगर कुछ ही देर बाद डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने मुझे अकेले बुलाया और कहा कि एक जरूरी बात करनी है, और खास तौर पर यह ताकीद की कि मैं अपनी बीवी को साथ लाऊं, मगर इसे ये ना बताऊं कि वो क्या बात करना चाहते हैं। फोन बंद करने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस पैदा हो गया। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो अलग से करना चाहते हैं। क्या ये हमारे मसले का हल है या कोई नया इंशिकाफ? मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर एक बात जरूर थी, दिल के किसी कोने में ये उम्मीद जाग चुकी थी कि शायद यही वो मोड़ है जहां से हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी दोबारा संभल सकती है। और अब मैं इस सच का सामना करने के लिए तैयार था जो हमारा इंतजार कर रहा था। हम दोबारा क्लिनिक की तरफ रवाना हुए तो रास्ता वैसा ही था, मगर दिल की कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैंने इसे सिर्फ इतना बताया कि डॉक्टर ने दोबारा बुलाया है। वो खामोशी से सर हिलाकर मेरे साथ आ बैठी। इसकी खामोशी में अब वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक थका हुआ सा सुकून था, जैसे वो भी अंदर ही अंदर किसी फैसले के लिए खुद को तैयार कर रही हो। गाड़ी चलाते हुए मैं बार बार अपने दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। सड़क के किनारे चलते चिराग एक एक करके खींचे रह जाते और इनकी रोशनी शीशे पर पड़कर धुंधली सी लकीर बनाती जा रही थी। रात की खामोशी में हर लम्हा जैसे भारी हो गया था और हर सांस के साथ ये एहसास बढ़ रहा था कि हम किसी अहम मोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अब जो भी सच सामने आए इसे कबूल करना होगा। मैं ये भी सोच रहा था कि शायद यही वो मौका है जहां हम अपने रिश्ते को दोबारा एक नई बुनियाद दे सकते हैं। मैंने खुद से वादा किया कि इस बार मैं ना जल्दी करूंगा, ना गुस्से में फैसला लूंगा, बल्कि समझदारी से हर बात सुनूंगा। साथ बैठी वो कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी खामोशी से अपनी उंगलियों को मरोड़ती, जैसे इसके अंदर भी एक तूफान चल रहा हो जिसे वो लफ्जों में नहीं ला पा रही थी। क्लिनिक के करीब पहुंचते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है, हम दोनों के सब्र का, हमारी नीयत का और हमारे रिश्ते की सच्चाई का। मैंने एक गहरी सांस ली, गाड़ी आहिस्ता से रोकी और दिल में यही दुआ की कि जो भी आगे हो वो हमें तोड़ने के बजाय जोड़ने वाला हो, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बात जान चुका था, रिश्ता बचाना हो तो हिम्मत भी करनी पड़ती है और सच का सामना भी। रास्ते की खामोशी जैसे हमारे अंदर की शोर को और वाज़ा कर रही थी। हर लम्हा भारी लग रहा था, जैसे वक्त भी रुक रुक कर चल रहा हो। मैं गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था कि अब हमें क्या सुनने को मिलेगा, क्या कहना होगा
اور کیا ہم اس سب کا سامنا کر پائیں گے؟ کلینک کے باہر گاڑی رکی تو دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اندر جاتے ہوئے یہی احساس تھا کہ شاید یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ یا تو سب کچھ سنبھل جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے اکیلے اندر بلایا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ دیواروں پر سادہ مگر پرسکون تصویریں لگی تھی، جیسے ہر چیز ایک خاص مقصد کے تحت رکھی گئی ہو تاکہ انسان اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا محسوس کر سکے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو اس لیے اکیلے بلایا ہے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کے اندر الجھن اب بھی ویسی ہی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ آپ کی بیوی کو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ اس کے جذبات اور خواہشات کی شدت معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی اس پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ ان کے الفاظ میرے لیے نئے تھے مگر انداز ایسا تھا کہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے غور سے سنا، دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے مگر ساتھ ہی ایک بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ صرف ضد یا عادت نہیں بلکہ ایک مسئلہ ہے جسے سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے تحمل سے جواب دیا، سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتے کو دوبارہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اسے وقت دیں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اسے تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی کچھ ادویات اور تھراپی سیشنز ہوگی جو اس کی اس کیفیت کو آہستہ آہستہ متوازن کریں گی۔ میں خاموش بیٹھا ان کی بات سنتا رہا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اس الجھن کا کوئی حل واقعی موجود ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ کیا یہ علاج ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ایک عارضی مرحلہ ہے، کچھ مہینوں یا 1-1.5 سال میں بہتری آ سکتی ہے، بشرطیہ یا صبر یا تسلسل کے ساتھ علاج جاری رکھا جائے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ اگر یہ رشتہ بچانا ہے تو مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ میں بغیر کسی شکایت کے اس کا ساتھ دوں گا، اس کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اس عمل کو سنجیدگی سے لوں گا۔ باہر آ کر میں نے اسے آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھایا۔ شروع میں وہ ہچکچائی، شاید اسے یہ سب ماننا مشکل لگ رہا تھا، مگر جب میں نے نرمی سے اسے یقین دلایا کہ یہ سب اس کی بہتری اور ہمارے مستقبل کے لیے ہے تو وہ آہستہ آہستہ مان گئی۔ ہم نے علاج کا آغاز کیا اور میں نے خود کو مکمل طور پر اس کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب میری زندگی کا انداز بدل چکا تھا۔ میں صرف ایک شور نہیں رہا تھا بلکہ اس کا سہارا بن چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا اور اس کی باتیں سنتا، اس کے موڈ کی سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا انتظام کرتا۔ کبھی ہم ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی ہلکی پھلکی سرگرمیوں میں وقت گزارتے تاکہ اس کا ذہن بوجھل نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہونے لگی ہے۔ مجھے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ محنت، صبر اور سمجھ سے سنبھلتے ہیں، اور اگر انسان ہمت نہ ہارے تو سب سے پیچیدہ حالت بھی آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور ہم دونوں نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ زندگی کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، کبھی اس کا موڈ اچانک بدل جاتا، کبھی وہ خود سے لڑتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی میں اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن بنانے کی کوشش کرتا۔ مگر اس بار فرق یہ تھا کہ ہم خاموش نہیں تھے، ہم بات کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے تھے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ڈاکٹر کے سیشنز اور دواؤں کے اثر سے اس کے رویے میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنے لگی۔ وہ جو پہلے بے چینی میں کھو جاتی تھی اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی وہ خود میرے پاس آ کر کہتی، مجھے لگتا ہے میں بہتر ہو رہی ہوں، اور اس کے لہجے میں یہ امید ہوتی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو وہاں وہی چمک واپس آتی، محسوس ہوتی جو ہماری شادی کی ابتدائی دنوں میں تھی، مگر اس بار اس میں پختگی بھی شامل تھی۔ میں نے بھی خود کو بدلا۔ اب میں صرف اپنی تھکن یا ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ اس کے احساسات کو بھی جگہ دیتا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اصول بنا لیے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، کھل کر بات کرنا اور کسی بھی مسئلے کو دل میں دبانے کے بجائے فوراً بیان کرنا۔ مہینے گزرتے گئے اور ایک دن ایسا آیا جب ہم دونوں نے محسوس کیا کہ
वो पुरानी उलझने, वो कश्मकश अब कहीं पीछे रह गई है। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी, ना ही वो शिद्दत, ना वो बेकाबूपन, बल्कि एक मुतवाजन, समझदार और पुरसुकून शख्सियत बन चुकी थी। और मैं भी वही नहीं रहा था। मैंने सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत को एक नए अंदाज में समझ लिया था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर सूरज गुरूब हो रहा था। वो खामोशी से मेरे करीब आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अगर आप उस वक्त मेरा साथ ना देते तो शायद मैं खुद को खो देती। मैंने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम हिम्मत ना करती तो शायद हम दोनों ये सफ़र तय ना कर पाते। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हमारी कहानी किसी अंजाम पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत में बदल गई है। हम दोनों ने अपनी कमज़ोरियों को कबूल किया, अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े। और यही हमारी कहानी का असल इख्तिमाम था, जहां हमने ये सीख लिया कि रिश्ता तब तक नहीं टूटता जब तक दो लोग इसे थामे रखने का हौसला रखते हैं। और मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक फ़ैसला भी होती है जो हर दिन दोबारा करना पड़ता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।